जी नमस्कार, स्वागत है हमारा YouTube चैनल स्काई क्लासेस में। बच्चों, हमने आपको पिछले वीडियो में चैप्टर 1 के संसाधन के बारे में कंप्लीट टॉपिक पढ़ाया था और बच्चों उसमें साथ साथ हमने आपको MCQ क्वेश्चन भी पढ़ाए थे जो कि आपको पसंद आया होगा। उम्मीद करते हैं कि बच्चों हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। और चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए एक नए चैप्टर के साथ, जिस चैप्टर का नाम है चैप्टर 1 का ही 1 का क, भूमि संसाधन। तो चलिए बच्चों, अगर हम बात करेंगे सर भूमि होता क्या है या भूमि संसाधन किसे कहते हैं, तो देखो बच्चों, जब प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन किसको बोलते हैं? देखो बच्चों कि मतलब जो प्रकृति द्वारा है ना, जो ईश्वर द्वारा बनाया हुआ संसाधन, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मतलब इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को जिसने बनाया है वही आपके लिए क्या है? प्राकृतिक संसाधन है। तो बच्चों देखो ये क्या, अगला इसमें क्या करा कि इसमें पशुचारण, खनन, वन्य जीवन, परिवहन, संचार जैसे आर्थिक क्रियाएं की जाती है। इसमें और एक चीज कह रहा है कि यह मौलिक संसाधन है। देखो मतलब अगर मैं कहूँ कि सर भूमि संसाधन किसे कहते हैं, तो सभी बातों का निचोड़ यह है कि प्रकृति से जो चीजें प्राप्त हो उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब देखो बच्चों, अगला कह रहा है कि भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप क्या होगा। तो देखो भारत में भूमि का भौतिक जो है ना 3 स्वरूप है। पहला आपका क्या होगा? मैदान, दूसरा आपका क्या होगा? पर्वत, और तीसरा आपका क्या होगा? पठार होगा। अगर देखो मैदान की बात करूं तो देखो यह कृषि एवं उद्योग के लिए उपयोगी मानी जाती है। किसके लिए? कृषि और उद्योगों के लिए उपयोगी मानी जाती है। देखो ये आपका भारत है, ठीक है ना। तो आपका जो ये भारत है, तो भारत को जो है ना इसको 3 हिस्सों में बांटते हैं। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। तो देखो जब 3 हिस्सों में बांटते हैं तो आपका ऊपर वाला क्षेत्र जो है ये हिमालय क्षेत्र हो जाएगा, और बीच वाला जो पेनिनसुला जिसको बोलते हैं ये मैदानी क्षेत्र हो जाएगा, और ये वाला क्षेत्र जो है ये पठारी क्षेत्र हो जाएगा। तो देखो अगर मैं मैदान की बात कहूँ तो ये कृषि एवं उद्योग के लिए उपयोगी है, और उसके बाद पर्वत, यह 12मासी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हुए अनुकूल परिस्थितियों मुहैया कराती है। उसके बाद पठार की बात कहें तो देखो इसमें खनिज, जीवाश्म ईंधन एवं वन्य संपदा के कोष संचित होते हैं। देखो जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? यहाँ पे एक डाउट होगा कि देखो वे चीजें जो मतलब लाखों करोड़ों साल तक पृथ्वी के गार्भिक तंत्र में दबे रहते हैं उसी को हम जीवाश्म ईंधन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि पेट्रोल हुआ, है ना, तो ये जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक चीज और है कि भारत में भूमि का भौतिक स्वरूप, तो देखो मैदानी क्षेत्र में ना 43% भूमि पाई जाती है, और पर्वतीय क्षेत्र में 30% जो है आपकी भूमि पाई जाती है, और पठारी क्षेत्र में जो है ना यहाँ पे आपका 27% भूमि पाई जाती है। अब देखो अगला, इसी में अगला टॉपिक है कि मृदा क्या है, ठीक है बच्चों। मृदा, तो देखो अगर मैं मृदा की बात करूं, ये असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी की सबसे ऊपरी पतली परत मृदा कहलाती है। देखो आपका जो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका पृथ्वी है। तो देखो ये पृथ्वी जो है ना, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसके जो है ना ऊपरी वाले हिस्से जो असंगठित, मतलब जो बिना संगठन से जो कण जो बना है, ठीक है ना, उसके ऊपरी परत जो है वही आपका मृदा कहलाता है। अब देखो यह पारितंत्र का एक महत्वपूर्ण घटक है ना, ये पारितंत्र जो है ना आपका पृथ्वी, ये पारितंत्र का महत्वपूर्ण घटक है। इसमें इसे नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। किसको? मृदा को क्या कहते हैं? इसे नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, ठीक है। अगला देखो मृदा निर्माण के कारण। देखो मृदा निर्माण के ना निम्न कारण है। पहला कारण क्या होगा? जलवायु होगा, और दूसरा कारण आपका क्या होगा? खनिज उत्पन्न होगा, और तीसरा कारण आपका जैव पदार्थ होगा, और चौथा कारण आपका शेल या चट्टान होगा, और उसके बाद फिर जो है उच्चावच होगा, ठीक है। अब देखो मृदा 6 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार। तो जलोढ़ मृदा, लाल एवं पीली मृदा, मरुस्थलीय मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा। जलोढ़ मृदा, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। अब देखो बच्चों होता क्या है कि आप जानते हैं कि भारत का जो है ऊपर वाला हिस्सा में जो है ना ये आपका भारत है, और ये वाला जो हिस्सा आपका है, सॉरी मैं आपको थोड़ा मैप बना के बता रहा हूँ, ये जो आपका भारत वाला ऊपर वाला जो हिस्सा है, तो इस क्षेत्र में क्या है कि हिमालय पर्वत है, और जानते हैं कि हिमालय पर्वत से जो है ना 3 प्रमुख नदियाँ गुजरती है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। तो ये नदियाँ क्या होता है कि यहाँ से जो नदियाँ जो गुजरती है, इस नदियों के साथ जो है बाहे जो
इसके साथ जो मिट्टियाँ आती है तो वो मिट्टी क्या करता है, इस मैदानी वाला क्षेत्र में आकर के ना पूरा करता है, ठीक है, जो वाला क्षेत्र में फैल जाता है, जिस कारण जो है ना इसको हम क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा बोलते हैं। देखो उत्तर भारत के मैदान जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा निक्षेप से बना है, ठीक है। इसमें देखो पोटाश, फास्फोरस, चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि नाइट्रोजन जैव पदार्थों की कमी रहती है। किसमें, ये जो है ना जलोढ़ मृदा। देखो फिर से थोड़ा समझ जाओ कि क्या है कि नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मृदा को जलोढ़ मृदा कहते हैं। उत्तर भारत के मैदान जो हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए जलोढ़ के निक्षेप से बना है। इसमें पोटास, फास्फोरस, चूना जैसे तत्वों की प्रधानता होती है, जबकि नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी रहती है। अब देखो बच्चों यहाँ पे और चीजें है कि जलोढ़ मृदा के अंतर्गत क्या क्या होता है। देखो यह गन्ना, चावल, गेहूं, मक्का, दलहन जैसे फसलों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, उपयोगी मानी जाती है। अब देखो भारत में 6.4 है ना 6.4 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर फैला है। अब देखो यहाँ तक तो आपका जलोढ़ मृदा का बात खत्म हो गया। अब देखो जलोढ़ मृदा के प्रकार, देखो जलोढ़ मृदा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बांगर और दूसरा होता है खादर। अगर मैं बांगर की बात करूं तो देखो पुराने जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, जो कि पुराने मिट्टी जिसमें कि कंकर, बजरी ये सभी हो, तो इसको जो है ना बांगर मृदा बोला जाता है। अब देखो बच्चों अगला है खादर। देखो नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, मतलब जो नई मिट्टी हो ना उसको हम खादर कहते हैं। अब देखो बच्चों कि अगला एक और पॉइंट था कि मिट्टी के प्रकार ही तो हम पढ़ रहे हैं। अगला है देखो काली मिट्टी किसे कहते हैं या काली मिट्टी क्या है। तो देखो क्या कह रहा है कि इसका रंग एल्युमिनियम एवं लौह यौगिक के उपस्थिति के कारण काला होता है, ठीक है। तो उसके बाद अगला कह रहा है ये कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है, ये यूजफुल मानी जाती है, किसके लिए, कपास के लिए। अब देखो इसे रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब देखो यह गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, एपी यानी आंध्र प्रदेश राज्यों में विस्तृत यानी फैला हुआ है। अब देखो इसमें जो नमी धारण करने की क्षमता होती अधिक होती है, नमी धारण करने की मान के चलो, जैसे कि ये जो ना इसमें मतलब ऑटोमेटिक जो नमी जो बनता है ना, वो जो बनने की प्रक्रिया जो है मतलब फौरन जो प्रक्रिया इसमें जो होती रहती है, ठीक है। अब देखो लाल एवं पीली मृदा, ठीक है, लाल एवं पीली मृदा या लाल एवं पीली मिट्टी, ठीक है। तो देखो ये लोहांश के कारण लाल दिखता है, ठीक है, यानी लोहा के अंश के कारण। अब देखो इस मिट्टी में जल योजन के पश्चात पीला हो जाता है, मतलब जैसे कि पानी अगर इसमें पड़ता है तो क्या होता है, पीला दिखने लगता है। अब देखो ये तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, एपी, उड़ीसा, नागपुर एवं मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है। एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड के कारण इसका रंग काला होता है। देखो एल्युमिनियम और लोहे के ऑक्साइड, जानते हो कि लोहे के ऑक्साइड क्या होता है कि मतलब लोहा का एक कार्बनिक मात्रा होता है, ठीक है ना। तो इस मात्रा के कारण इसका रंग जो है लाल होता है। अब देखो इसमें ह्यूमस की मात्रा नहीं होती है। अब देखो यह विकास उच्च तापमान एवं वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। किसकी बात हो रही है, लेटेराइट मृदा की बात हो रही। अब देखो इसमें कह रहा है कि यह तमिलनाडु, केरल, एमपी, उड़ीसा, असम में मिलता है। कौन, लेटेराइट मृदा। अब देखो यहाँ कह रहा है कि यह चाय, कहवा, काजू के खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अब अगला देखो, अगला कह रहा है कि मरुस्थलीय मृदा क्या होता है। तो देखो यह मृदा शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस रहित मिट्टी वाले क्षेत्र में विकसित होती है। उसके बाद अगला कह रहा है कि इसका रंग लाल या हल्का होता है। यह पंजाब, राजस्थान, हरियाणा आदि क्षेत्र में पाया जाता है। इसमें कपास, चावल, गेहूं की भी उत्पादन किया जाता है। अब देखो अगला कह रहा है कि बच्चों पर्वतीय मृदा क्या है। तो देखो यह पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है, ठीक है। इस मृदा के ढलानों पर फलों एवं बगान नदी घाटी में चावल का उत्पादन किया जाता है। अगला भूमि उपयोग के निम्न भाग। तो देखो इसके जो ना कई भाग है। देखो जैसे कि कृषि अयोग्य भूमि, बंजर भूमि है ना, वन विस्तार, शुद्ध बोई गई भूमि, अस्थायी चारागाह एवं गोचर भूमि। गोचर मतलब जो यहाँ पे कि मतलब जो पशुओं को चराया जाता है, ठीक है। अगला कह रहा है कि भूमि संबंधित तथ्य, मतलब भूमि से संबंधित तथ्य क्या होगा, मतलब इनके जो है ना कुछ फैक्ट है ना, इस फैक्ट को हम ये जो है ना फैक्ट है आपके। तो क्या कह रहा है कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का
32.8 km वर्ग फैला है। देखो आपको मैं बता दूं, ये आपका जो है ना भारत है, ठीक है, ये आपका भारत है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इस क्षेत्र पे ना, ये जो आपका भारत वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 32.8 मतलब भारत की जो भौगोलिक जो विस्तार है यानी फैलाव है तो कितना है 32,84,000 है ना 263 वर्ग के एम है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना 32.8 शॉर्टकट में लिखा गया है। अब देखो J&K, ये जो ना यहाँ पे J&K यानी जम्मू और कश्मीर, ठीक है, जिसको POK, जिसको पाक अधिकृत किया, मतलब पाक ने अपने कब्जे पे जो ना अधिकृत करके POK बनाया है। और उसके बाद चीन वाला क्षेत्र जो आपका होगा, ठीक है, तो ये चीन, ठीक है, तो जिसको हम अक्साई चीन बोलते हैं, इस वाले क्षेत्र जो है ना भूमि सर्वेक्षण में नहीं हो पाया, ठीक है ना, इसको जो है ना मतलब ये जो 32.8 पे जो है ये नहीं जुड़ पाया। यदि यह जुड़ जाता, ठीक है ना, तो भारत की विस्तार जो है और हो जाता। उसके बाद कह रहा है कि भारत में 54% भूमि कृषि योग्य है, ठीक है ना, खेती करने के लिए 54% भूमि जो है योग्य है। उसके बाद अगला है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में 10% भूमि में कृषि होती है। मृदा क्षरण क्या है? देखो मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भू क्षरण कहलाता है। देखो विविध मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो स्थानांतरित मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, है ना। तो क्या कह रहा है कि मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होना भू क्षरण कहलाता है। अब देखो भू क्षरण के कारण क्या होगा, तो भू क्षरण जो है ना इसके निम्न कारण है। पहला तो क्या होगा, जल क्रांता होगा, उसके बाद अति पशु चारण होगा, उसके बाद खनन होगा, भू संखलन होगा और रसायनों का अत्यधिक उपयोग। मतलब देखो मतलब मिट्टी जो है ना, मिट्टी खत्म कैसे हो सकता है, तो देखो क्या होगा कि ज़्यादा खुदाई करने से मिट्टी खत्म हो सकती है, या भू संखलन यानी मतलब जो है अगर प्राकृतिक आपदा आया तो उसमें भी मिट्टी जो नीचे धंस सकती है ना। तो रसायनों का अत्यधिक उपयोग करने से ये भी मतलब जो मिट्टी का जो ना मतलब जो है दुरुपयोग हो सकता है। तो अब देखो भू संरक्षण यानी इसके जो है ना बचाव के क्या उपाय होंगे, तो देखो मिट्टी के कटाव को रोकने तथा मिट्टी को उत्पादन को बढ़ावा भू संरक्षण कहलाता है। अब देखो भू संरक्षण के उपाय क्या होगा, तो इसके निम्न उपाय। पहला तो क्या होगा, फसल चक्र के द्वारा, मतलब बार बार अगर किसी भी फसल को बार बार करेंगे तो मिट्टी को रोका जा सकता है ना। उसके बाद कह रहा है कि पहाड़ी क्षेत्रों में समुच्च जुताई, मतलब ये आपका पहाड़ी क्षेत्र है तो यहाँ पे क्या करेंगे, समुच्च जुताई करके जो ना मिट्टी को रोका जा सकता है। अगला देखो ये है पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में पट्टिकाई कृषि, मतलब देखो ये आपका पहाड़ है, ठीक है ना, यहाँ से यदि हवाएं गुजर रही, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे, पट्टिकाएं बना करके, ठीक है ना, तो इस क्षेत्र में तो मिट्टी को जो है ना रोका जा सकता है। उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ में आया होगा और उम्मीद करते हैं कि हमारे YouTube चैनल में आप जुड़े रहेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, एक दूसरे को शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।